हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 जो है हमारा ड्रामा। ये लास्ट यूनिट है हमारे सिलेबस की, जो है वुल सोइंका के द्वारा लिखा गया ड्रामा, यानी प्ले द लायन एंड द जूल। ठीक है, तो ये द लायन एंड द जूल एक ड्रामा है। ये किस सिलेबस का है वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी आपको एक बार मैं बता देती हूँ। तो ये BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा, पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उसका ये सिलेबस है। और हमारा पेपर सेकंड था मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, जिसमें हमने सारी यूनिट अच्छे से समझ के कंप्लीट कर ली हैं, MCQ क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना वुल सोइंका के द्वारा लिखा गया ड्रामा, मतलब प्ले द लायन एंड द जूल। ठीक है, और एक बार ये भी समझ लीजिए एक बात कि सभी यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम नहीं है। तो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक करें सिलेबस को। और साथ साथ ये भी देख लीजिए कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न MCQ है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको क्वेश्चंस रटने हैं, क्वेश्चन नहीं रटने हैं। आपको ऑथर के बारे में भी पढ़ना है, जो राइटर है ना, उसके बारे में पढ़ना है, उसकी समरी भी पढ़ना है, समरी भी पढ़ना है, फैक्ट्स भी पढ़ना है, और MCQ क्वेश्चंस भी ऑल करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है, तभी आप क्वेश्चंस ठीक से कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। वरना आप रटते रहेंगे क्वेश्चन, बार बार भूल जाएंगे। पर अगर आपने ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने जो है टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम ये तीनों चीज़ों को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, इसमें हमारे जो राइटर हैं, ऑथर जो हैं, उनके बारे में भी आ जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस क्या है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो वुल सोइंका जो है एक नाइजीरियन राइटर हैं। ठीक है, कौन है? नाइजीरियन, मतलब नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। वो कंट्री है नाइजीरिया, वहाँ से बिलोंग करते हैं वुल सोइंका। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये याद रखिएगा। इनका फुल नेम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगी। एकिनवंडे ओलुवले बेबिटंडे सोइंका। हो सकता है ये वर्ड यूज़ शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, पर आप समझ जाइए, आप खुद देख लीजिए इसके, है ना। ये हो सकता है कि फुल नेम में ये ना दिया हो, ये इतना ही दिया हो, पर हाँ याद रखिएगा आप इन तीनों को, वर्ड्स को तो याद रखिएगा। एकिनवंडे ओलुवल सोइंका। ठीक है, तो ये इनका फुल नेम है। थोड़ा हार्ड है तो समझ जाएंगे इजीली आप जब ऑप्शन देखेंगे तो इनका ये पिक्चर है, ये है हमारे वुल सोइंका। ठीक है, और इनके बारे में अब देख लेते हैं। ये एक नाइजीरियन प्ले राइट हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, पोइट एंड एसेइस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में एसे भी लिखा है इन्हें, प्लेज भी लिखे हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं और पोइट भी हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। फर्स्ट नाइजीरियन हु विन नोबेल प्राइज़। ये फर्स्ट नाइजीरियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। सबसे पहले किसने नोबेल प्राइज़ को जीता था नाइजीरिया में? वो हैं हमारे वुल सोइंका। ठीक है, 1986 में इन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जीता था। अब इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये देख लेते हैं। वुल सोइंका वाज बॉर्न ऑन 13 जुलाई 1934। डेट याद ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये ज़रूर याद रखना। ठीक है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। 89 ईयर्स के हैं ये। एट एबेकुटा, ये शहर का नाम है, नाइजीरिया के है, नियर इबादन के पास, इन वेस्टर्न नाइजीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इनका कहाँ, मतलब ये आ सकता है कि ये कहाँ रहते थे, तो नाइजीरिया, और इसका नाम याद रखिएगा इबादन एबेकुटा भी याद रखिएगा। ठीक है, नाइजीरिया ज़रूर याद रखिएगा, नाइजीरिया से बिलोंग करते थे जो हमारे वुल सोइंका थे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सोइंका वाज बॉर्न इनटू आ योरूबा फैमिली इन एबेकुटा। योरूबा फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सोइंका का। इनके फादर का नाम था सैमुअल आयोडल सोइंका। ठीक है, मदर थी इनकी ग्रेस एनुअल सोइंका। ठीक है, इन 1954 में ही अटेंडेड गवर्नमेंट कॉलेज। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज अटेंड किया इन इबादन में, एंड सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादन, और इबादन की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये पढ़े।
एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड, और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की इंग्लैंड में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स कहाँ है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर स्टडिंग इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में स्टडी करने के बाद, एंड द यूके और नाइजीरिया में स्टडी करने के बाद ही वर्कड विद द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन, इन्होंने रॉयल कोर्ट थिएटर में वर्क किया लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही टुक एन एक्टिव रोल इन नाइजीरियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्होंने एक मतलब नाइजीरिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ज़्यादा रोल निभाया है। एंड इट्स कैंपेन्स फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उनसे आज़ादी पाने के लिए इन्होंने क्या करा, जो है कैंपेन्स भी चलाए हैं। ठीक है, अभियान भी चलाए हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनका पॉलिटिकली काफ़ी रोल रहा है, पॉलिटिशियन जो हैं ये रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन 1965 में ही सीज्ड द वेस्टर्न नाइजीरिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टूडियो एंड ब्रॉडकास्ट आ डिमांड फॉर द कैंसलेशन ऑफ द वेस्टर्न नाइजीरिया रीजनल इलेक्शन, इन्होंने जो है ब्रॉडकास्ट सर्विस जो स्टूडियो था नाइजीरिया का उस पर कब्जा कर लिया, और ब्रॉडकास्ट डिमांड के लिए मतलब इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ द वेस्टर्न नाइजीरिया रीजनल इलेक्शन जो थे, वेस्टर्न नाइजीरिया के क्षेत्रीय इलेक्शन थे, उसको कैंसिल करने की मांग की, और वेस्टर्न नाइजीरिया के ब्रॉडकास्ट सर्विस स्टूडियो पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, इन 1967 ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वॉर, यानी नाइजीरिया के सिविल वॉर के दौरान 1967 ही वाज अरेस्टेड, ये कई बार अरेस्टेड हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जनरल याकूबो गोवन एंड पुट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 2 years, यानी जो है 1967 में मतलब जो नाइजीरिया में सिविल वॉर हुआ था उसके दौरान उन्हें जनरल याकूबो गोवन की संघीय सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए एकांत कारावास में डाल दिया गया। ठीक है, एकांत कारावास में 2 साल के लिए डाल दिया गया फॉर वॉलंटियरिंग टू बी अ नॉन गवर्नमेंट मीडिएटिंग एक्टर, यानी क्योंकि इसलिए उनको डाल दिया गया कि वो एक गैर सरकारी मध्यस्थ अभिनेता बनने के लिए आगे आए थे। ठीक है, खुद की इच्छा से आगे आए थे गैर सरकारी मध्यस्थ अभिनेता बनने के लिए, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, इन दिसंबर 2017 में सोइंका वाज अवॉर्डेड द यूरोप थिएटर प्राइज़, यूरोप का थिएटर प्राइज़ जो है इन द स्पेशल प्राइज़। ठीक है, स्पेशल प्राइज़ के अंदर उन्हें यूरोप थिएटर प्राइज़ मिला, जो किस कैटेगरी में आता है? कैटेगरी अवॉर्डेड टू समवन हु वाज कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशंस ऑफ कल्चर इवेंट्स that promote understanding and the exchange of knowledge between pupils। ये मतलब जो स्पेशल प्राइज़ है ये इसलिए मिलता है जो लोग इवेंट्स करते हैं, कल्चर सांस्कृतिक इवेंट्स करते हैं, ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाने में, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और लोगों के बीच समझ का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए मिलता है ये प्राइज़। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ही वर्कड इन सेवरल यूनिवर्सिटीज़, और ये कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े नहीं है, इन्होंने कई यूनिवर्सिटी में वर्क किया है। हिज फर्स्ट मेजर प्ले, इनका पहला मेजर प्ले जो था वो था द स्वैम्प ड्वेलर्स, जो 1958 में पब्लिश हुआ था। वाज फॉलोड आ ईयर, और लगभग 1 साल बाद। ठीक है, फॉलो आ ईयर लेटर बाय द लॉयन एंड द जूल आया, फिर उसके बाद लॉयन एंड द जूल आया लगभग 1 साल के बाद। A comedy that attracted interest from several members of London's Royal Court Theatre, जो लंदन रॉयल कोर्ट थिएटर के जो मेंबर्स थे उनका कई लोगों का इंटरेस्ट जगाया है इस द लॉयन एंड द ज्वेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इनके वर्क देख लेते हैं, जो भी इनके वर्क हैं इंपॉर्टेंट प्लेस देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट है इनका द लॉयन एंड द जूल, जो हमारे सिलेबस में है। सेकंड है आ डांस ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है, जो 1960 में पब्लिश्ड हुआ है। थर्ड है द स्ट्रॉन्ग ब्रीड। फोर्थ है माई फादर्स बर्डन। फिफ्थ है मैडमेन एंड स्पेशलिस्ट
6 है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये इनका बहुत फेमस वर्क है, याद रखिएगा, 1976 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है नॉवेल्स देख लेते हैं इनकी। द इंटरप्रेटर्स 1965 में पब्लिश हुई। सीजन ऑफ एनोमी 1973। थर्ड है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीस्ट पीपल ऑन अर्थ 2021 में ये पब्लिश हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनका जो भी हमारे अवार्ड मिले हैं इनको। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1936 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़। कब मिला? 1936 में, फॉर लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। वॉन द 1986 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, द फर्स्ट अफ्रीकन, ये पहले अफ्रीकन थे जिनको ये प्राइज़ मिला था, एंड पर्सन ऑफ अफ्रीकन डिसेंट टू विन द अवार्ड, ठीक है, ये पहले ऐसे पर्सन थे अफ्रीका के जिनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है हमारा 1990 में इनको मिला है बेंसन मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के तरफ से। कहाँ से? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के मेडल मिला है इनको 1990 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नोबेल प्राइज़ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा 2014 में मिला है इनको इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट अवार्ड, इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे अवार्ड थे कुछ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसे इनको कई चीज़ों से सम्मानित किया गया है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वही देखा है हमने। तो अब आते हैं अपने स्टोरी पे। द लॉयन एंड द जूल, जूल मीन्स होता है गहना, ठीक है, ज्वेलरी। तो इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है ये तो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा जब समरी पढ़ेंगे हम। तो ये एक ड्रामा है, एक प्ले है। तो ये परफॉर्म हुआ था 1959 में, और इसको पब्लिश्ड प्रकाशन कराया गया था इसका 1962 में। 3 इयर्स के बाद परफॉर्म कब हुआ था? 1959 में, और पब्लिश कब हुआ था? 1962 में, बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए इनको देखना भी ज़रूरी है समरी के साथ साथ। थीम क्या है इसकी? थीम है ट्रेडिशन वेस मॉडर्निटी, यानी मॉडर्नेशन जो होता है मतलब आधुनिकता, और ट्रेडिशनल यानी परंपरा जो होती है, ठीक है, परंपरागत, तो उसके बीच दिखाया गया है कि मॉडर्न ट्रेडिशन और अगर हम आधुनिक और परंपरा को लेकर चलें तो उसमें से कौन जीता है, किसकी जीत हुई है। सेटिंग है इसमें इल्यूजनले आ रूरल नाइजीरियन विलेज, ठीक है, एक ये विलेज है इन द लेट 1950s में। जेनर है ड्रामा कॉमेडी, ठीक है, ड्रामा है, ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट है हमारा द प्ले डिपिक्ट्स द डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल नाइजेरियन कल्चर एंड वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन है उसके बीच और ट्रेडिशनल कल्चर होता है उसके बीच इसमें एक डिफ़िकल्ट संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम किस तरीके से दर्शाया गया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। करेक्टर क्या है, एक बार मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ ये है किस चीज़ के बारे में। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बूढ़ा आदमी जो परंपरागत बहुत ट्रेडिशनल को फॉलो करता था, ठीक है, एक बूढ़े आदमी ने जो 62 वर्ष का था, उस आदमी ने कैसे एक लड़की को अपने जाल में फंसाया अपने ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। तो यही इसमें देखना है। तो करेक्टर्स देख लेते हैं। करेक्टर्स वैसे आपको अभी पढ़ लेना है, पर आगे चल के जब समरी पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे कि किसका क्या रोल है, पर नॉर्मली देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिदी। सिदी इसका मेन करेक्टर है। जो जूल वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, वो सिदी के लिए ही यूज़ हुआ है, ठीक है। आ सुपरफिशियल बट ब्यूटीफुल यंग वुमेन, जो सिदी है ना वो एक दिखावे वाली लड़की है पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और साथ साथ जो है ये जो लकुनले है हमारा अगला करेक्टर होगा, लकुनले और बरोका इन दोनों ये दोनों ही इसको पसंद करते हैं, ठीक है, जो सिदी है उसको। और ये बहुत ज़्यादा दिखावे वाली लड़की है, इसको दिखावे में रहना पसंद है, और ये जो है ट्रेडिशनल बहुत है, पारंपरिक चीज़ों से अपने जुड़ी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर लकुनले है एक 23 इयर्स ओल्ड एक टीचर है, स्कूल टीचर है, और ये जो है अपने मतलब ये जो है यूरोपियन कल्चर से बहुत प्रभावित है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित है, और अपने जो गांव है उसको मॉडर्न बनाना चाहता है, आधुनिकता लाना चाहता है, और जो वहाँ के कल्चर हैं पारंपरिकता है वो उसको वहाँ के ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारा गाँव भी एक मॉडर्न बने और आगे बढ़े, ठीक है। वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यूरोपियन कल्चर से।
बरोका जो है, नेक्स्ट है हमारा करेक्टर बरोका। बरोका जो है ट्रेडिशनल कल्चर को पसंद करता है, क्योंकि अगर वो ट्रेडिशनल कल्चर को पसंद नहीं करेगा तो उसको वो चीफ कैसे बनेगा। वो वहाँ का हेड था, ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग वो उस गांव का हेड था, पर अगर वो ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो नहीं करेगा तो वो हेड भी नहीं, मतलब लोग उसका कहना नहीं मानेंगे। जब मॉडर्न हो जाएंगे लोग तो क्यों अपना हेड मानेंगे उसको, है ना। तो वो इस वजह से ट्रेडिशनल रहना चाहता था, पारंपरिक रहना चाहता था। और ये एक 62 ईयर्स का है ये, और द लॉयन इन्हीं के लिए कहा गया है, बरोका के लिए, ठीक है। और ये जो है इनको ना एक शौक़ था, इनको शादी करने का बहुत शौक़ था। हर 5, 6, 7, 8 महीने बाद ये शादियाँ करा करते थे, ठीक है, जो बरोका थे। नेक्स्ट है हमारा, और ये इनकी भी नज़र रहती थी सिद्धि पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर सडीको, ठीक है। ये कौन थी? सडीको थी, ये चीफ वाइफ ऑफ बरोका। बरोका को शादी करने का शौक़ था, उनकी वाइफ में से चीफ वाइफ थी ये, ठीक है। जो वाइफ्स थी इनकी, काफ़ी वाइफ्स थी, उनमें से हेड वाइफ थी सडीको, ठीक है। तो ये हमारे मेन करेक्टर हैं, सिदी, लकुनले, बरोका 62 ईयर्स ओल्ड है, और सडीको। अब देख लेते हैं इसकी समरी। तो इसमें 3 सीन हैं, मॉर्निंग में है एक सीन है नून यानी दोपहर में, एक सीन है नाइट में, रात में, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से पढ़ते हैं, अच्छे से समझ के। वैसे तो मैं बिना पढ़े भी समझा दी थी, पर कुछ वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं जो मैं आपको वैसे करके नहीं समझ पाऊँगी, इसलिए हमने इस टाइप से लिख कर हम समझेंगे इसको, ठीक है। द प्ले स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ सिदी, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योरोबा विलेज। योरोबा विलेज की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो है सिदी, उसके साथ ये प्ले स्टार्ट होता है। शी इज़ कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर ऑन हर हेड। वो अपने सर पे एक घड़ा टाइप का, मतलब पानी से भरा हुआ एक बकेट ले जा रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक पास में स्कूल था एक। द स्कूल टीचर लकुनले रशेस आउट ऑफ द स्कूल हाउस टू हेल्प हर। तो वहाँ से एक टीचर आया लकुनले, जिसकी हमने बात की थी। ये वेस्टर्न कल्चर से, यानी ब्रिटिश एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की है, इस वजह से ये अंग्रेज़ों के रहन सहन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। तो ये स्कूल टीचर हैं, वो भागते हुए आए उसको देख के कि वो अपने सर पे एक घड़ा मतलब पानी भरा हुआ एक बकेट ले जा रही है इनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ही चाइड्स हर फॉर रनिंग, चाइड्स मतलब इनको डांटते हैं ये, ठीक है, उपदेश देते हैं। फॉर रनिंग हर पोस्चर एंड ट्राइज टू फ्लर्ट विद हर, और इनको इस बात के लिए डांटते हैं कि इनके चाल ढाल ठीक नहीं है। उस मतलब कहते हैं कि तुम्हारे चाल ढाल कैसे हैं, जो लकुनले है सिदी से कहता है कि तुम्हारे चाल ढाल कैसे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए ये डांटता है। एंड ट्राइज टू फ्लर्ट विद हर, और जो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब सिदी के साथ लकुनले फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सिदी, अब सिदी क्या करती है? सिदी टीसेस लकुनले बैक, तो जो सिदी भी है वो मजाक उड़ाने लगती है लकुनले का, रिमाइंडिंग हिम, और उसको याद दिलाती है दैट मोस्ट ऑफ द विलेज कॉल्स हिम अ मैडमैन, की कहती है कि जो गांव के कई लोग हैं वो तुम्हें पागल आदमी कहते हैं। फॉर एम्ब्रेसिंग सो मैनी वेस्टर्न वेज, क्योंकि तुम जो है ब्रिटिश कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अंग्रेज़ों के स्टाइल को पसंद करते हो, क्योंकि लकुनले जो था वो अंग्रेज़ों के स्टाइल से बहुत प्रभावित था, तो उन्हीं की तरह रहन सहन पसंद करता था। इसलिए गाँव के जो ट्रेडिशनल परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं वो उसको मैडमैन बोलते थे, ठीक है, लकुनले को। तो वो इस बात का मजाक उड़ाने लगती है सिदी। लकुनले ऑफरिंग हिज मैरिज प्रपोजल, आपको पता है कि वो फ्लर्ट करने की, क्योंकि जो सिदी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, तो लकुनले ऑफर देता है उसको खुद मतलब शादी करने का, ठीक है, प्रपोज करता है वो उसे। सिदी सेज दैट शी विल मैरी लकुनले व्हेनेवर ही एग्रीज टू पे हर ब्राइड प्राइज। अब ये ब्राइड प्राइज क्या है? तो ये परंपरा है उस गांव की एक, कि जो भी शादी करेगा तो उसको एक ब्राइड प्राइज देना पड़ेगा, ठीक है। वो एक जैसा कि शादी करना किसी लड़की से ऐसा था कि उस लड़की को मतलब पैसे देकर खरीदना, मतलब ब्राइड प्राइस देना पड़ता था, जैसे सामान के लिए पैसा देना पड़ता है वैसी शादी में भी एक ब्राइड प्राइस टाइप की परंपरा थी ये वहाँ की, ठीक है। ट्रेडिशनल थी। तो उसने सिदी ने कहा कि लकुनले से कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी अगर तुम मेरा ब्राइड प्राइस पे कर दोगे तो, ठीक है। अनदर विलेजर अराइज टू अनाउंस दैट द
फिर जो दूसरे विलेजर थे, ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरा सीन ये है कि जो विलेजर्स आते हैं वहाँ पर अनाउंस करते हैं दैट द फॉरेनर, कुछ फॉरेनर आए हैं, ठीक है, हु विजिट देयर विलेज टू टेक पिक्चर्स हैज़ रिटर्न, जिन्होंने जो फॉरेनर मतलब स्ट्रेंजर्स थे, फॉरेनर थे, वो कुछ टाइम पहले इन लोगों की पिक्चर, गांव वालों की कुछ पिक्चर फ़ोटोज़ क्लिक करके ले गए थे, तो वही दिखाने आए थे, मैगज़ीन में प्रिंट होने के लिए वो ले गए थे, ठीक है। तो उन्होंने सिदी की भी फ़ोटो खींची थी। ही टुक मैनी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ सिदी की बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींची थी उन्होंने, साथ साथ और गांव के लोगों की भी खींची थी। वन ऑफ विच इज़ फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ मैगज़ीन, और वो मैगज़ीन में बहुत कवर पेज पर उसको लगाया गया, ठीक है, काफ़ी बड़े मैगज़ीन में दिखाया गया। द फोटोग्राफ इज़ अ मोर प्रोमिनेंट इवन दैन द फोटोग्राफ ऑफ देयर विलेज चीफ ब्रोका, और जो ब्रोका मतलब मैगज़ीन में बड़ा सिदी का, सबसे बड़ा सिदी का फ़ोटो था और साइड में ही ब्रोका का छोटा सा फ़ोटो लगाया गया था। ब्रोका कौन है? चीफ है गांव का, ठीक है, हेड कह सकते हैं। तो ब्रोका जो हेड है, चीफ है, उसका छोटा सा फ़ोटो, ये बात इसको खटकी भी थी कि मेरा छोटा सा फ़ोटो क्यों है और इस लड़की सिदी का इतना बड़ा फ़ोटो क्यों है। फिर क्या होता है, फिर डांसर्स ब्रेक इनटू अ reenactment of the traveler's visit with Lekunle reluctantly playing the traveler, यानी जो है वो जो सिदी है वो खुश होती है और फिर कहती है, मतलब अपने गांव के लड़कियों से कुछ कहती है, चलो कुछ प्ले करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो उन्होंने वैसे ही प्ले करा जैसे कि मतलब लोग आए हैं हमारे फ़ोटो खींचेंगे, इस टाइप से उन्होंने एक प्ले किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लेकुनले को भी भाग सिदी ने कहा कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, पर लेकुनले ने दिल से मन से मतलब पार्टिसिपेट नहीं करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसने ट्रैवलर का रोल निभाया इसमें, जैसे कि ट्रैवलर आए थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इस टाइप से, है ना। द परफॉर्मेंस इज़ इंटरप्टेड बाय ब्रोका हिमसेल्फ, फिर ब्रोका जो चीफ था गाँव में वो 62 ईयर्स का था, पर ये जो पता नहीं क्यों यंग बनने की कोशिश करता रहता था। तो ये उसमें कहता है कि मैं भी इस परफॉर्मेंस में भाग लूँगा, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये खुदा के इंटरफेयर करता है। तो जो मतलब लोग हैं वहाँ के जो डांसर वगैरह हैं वो ये सोचते हैं कि ये चीफ है, तो वो सब लोग चुप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। द रीएनेक्टमेंट ब्रेक्स अप विद लेकुनला फीलिंग्स एम्ब्रेस्ड एंड सिदी फीलिंग एक्साइटेड, और जो लेकुनले वो भी जो है ब्रोका से बिल्कुल नहीं बनती थी, तो एम्ब्रेस्ड फील कर रहा था ये लेकुनले, और सिदी बहुत एक्साइटेड थी इन सब प्ले के वजह से, और उसका फ़ोटो भी छपा था मैगज़ीन में, ये भी काफ़ी बड़ी बात थी उसके लिए, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एज शी रन्स टू फाइंड द ट्रैवलर्स, और वो ट्रैवलर के पीछे जाती है। उसके बाद ब्रोका लेमेंट्स दैट इट्स बीन 5 months सिंस द टुक आ न्यू वाइफ, ब्रोका को इस बात पर दुख होता है कि उसने 5 महीने से कोई भी शादी नहीं की, उसने कोई नई वाइफ नहीं बनाई, क्योंकि इसकी ब्रोका की आदत थी कि नई वाइफ बनाना, मतलब शादी करना हर 5, 7, 8 महीने के बाद, है ना। तो इसका दुख हो रहा था इस बात का। अब सीन चेंज होता है, सीन आता है दोपहर का, ठीक है। सिदी रिटर्न्स टू द स्टेज स्टेयरिंग इंटेंटली एट हर फोटोग्राफ्स इन द मैगज़ीन में जो फोटोग्राफ था वो उसको बहुत घूर कर देखती है, मतलब बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वो देख रही थी अपनी खूबसूरती पे गुरूर कर रही थी वो एक टाइप से। शी फील्स एम्पावर्ड बाय हर ओन ब्यूटी। सदीकू, अब कौन है ये सदीकू? जो ब्रोकाज है उसकी फर्स्ट वाइफ अराइव्स एंड अनाउंस ब्रोकाज प्लान टू टेक सिदी एज हिज फाइनल वाइफ। उसने सदू को आती है और वो सिदी से कहती है कि ब्रोका तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता है, फाइनल वाइफ बनाना चाहता है, ठीक है। सिदी लाफ, सिदी हंसने लगती है इन सदीकूज फेस, सदीकू के फेस पर, सेइंग दैट शी वुड नेवर मैरी अ मैन एज ओल्ड एज ब्रोका, और वो सिदी है वो कहती है कि मैं इतने बूढ़े आदमी से, ब्रोका जितने बूढ़े आदमी से मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मतलब वो साफ साफ इनकार कर देती है, और कोई भी लड़की होगी इनकार कर ही देगी, है ना।
सिदीज इंसल्ट शॉक सिद्दीकू, जो सिद्दीक के इंसल्ट से वो शॉक हो गई सिद्दीकू, क्योंकि उसने सोचा कि इतने पावरफुल मैन को ये मना कर रही है, क्योंकि वो चीफ है, बरूका क्या है, गांव का चीफ है। वो सोचती है कि इतने पावरफुल मैन को भी ये मना कर रही है सिद्दी। बट शी स्टिल इनवाइट सिद्दी टू जॉइन द चीफ फॉर डिनर दैट नाइट। पर सदू को शौक हो जाती है इस बात से, पर वो फिर भी सदू को जो है फिर भी उसको इनवाइट करती है सिद्दी को कि तुम रात को हमारे यहाँ डिनर पर आ जाना, ठीक है। सिद्दी रिफ्यूज़ अगेन, और सिद्दी इसको भी इनकार कर देती है, क्योंकि सिद्दी को पता है कि जो लेडी जो बरूका के यहाँ डिनर करने जाती है वो या तो उससे शादी करके आती है या फिर मतलब उसकी हो जाती है किसी भी तरह, ठीक है। सिद्दी रिफ्यूजेज अगेन, फिर से वो मना कर देती है, सेइंग शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन डाइनिंग डिनर विद अ फॉक्स। वो फॉक्स कहती है, बरूका को फॉक्स कहती है कि फॉक्स के साथ मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डिनर करने में। शी एक्यूजेज द चीफ ऑफ ओनली वांटिंग टू पोजेस हर पावर एंड ब्यूटी विच वाज कैप्चर्स इन द फोटोग्राफ्स। वो ये कहती है कि जो बरूका है, चीफ है, वो सिर्फ मेरी ब्यूटी और पावर को पाना चाहता है, जिसे इस तस्वीर, इस फोटोग्राफ्स में कैद कर लिया गया है। वो सिर्फ मेरी ब्यूटी और पावर को ही पाना चाहता है। व्हेन सडीको रिटर्न्स विद द न्यूज़ ऑफ सिद्दी रिजेक्शन, और सिद्दी के रिजेक्शन की न्यूज़ लेकर सडीको अपने घर वापस लौटती है। बरूका रेजिस अबाउट हीज मैस्कुलाइन अकॉम्प्लिशमेंट। जो बरूका है वो अपने मर्दानगी पर मतलब वो करता है, दुख करता है कि उसने ही वंडर्स अलाउड हाउ एनी वुमेन कुड रिजेक्ट सच अ मैस्कुलिन स्पाइसी मैन इट ही कोलैप्सेस ऑन द laments that he actually lost his manhood the week before। और वो ये सोचता है कि कोई ऐसे मतलब कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती है, एक मैस्कुलिन मैन को कैसे रिजेक्ट कर सकती है कोई लड़की, ठीक है। वो ये कहता है, और वो ना लेट जाता है, बेड पर लेट जाता है, और वो दुख मनाने लगता है कि इस टाइप से दुख मनाने लगता है कि उसने अपनी मैनहुड मतलब जो मर्दानगी होती है वो खो दी है, ठीक है। कुछ वीक पहले उसने अपनी मर्दानगी खो दी है। ही हैड होप्ड अ यंग वर्जिन सच एज सिद्दी कुड हैव रिवाइव्ड हिज लिबिडो। यानी वो ये सोचता है कि एक यंग गर्ल, ठीक है, सिद्दी जैसी यंग गर्ल ही उसको पहले जैसा बना सकती है, ठीक है। वो ये सोचता है, और वो ना क्या करता है, एक ड्रामा करता है इस बात का कि ये सिद्दी को उस बात को सुने और जाके सिद्दी को बताए। वो ड्रामा करता है कि ऐसे बनकर कि मैंने अपनी मर्दानगी खो दी है, अपनी मैनहुड पना खो दिया है, इस टाइप का ये ड्रामा करता है और दुख मनाने लगता है, ठीक है। और सिद्दी को ये सब देख रही होती है, और वो क्या करती है, वो जाती है सिद्दी के पास, और सिद्दी और वहाँ पर जाकर एक उसके सामने मतलब गाँव वालों के पास के सामने जाकर एक रिवाज होता है इनका, ठीक है। इनका एक परंपरा प्रथा होती है कि जो मैन अपना मैनहुड खो देता है, मर्दानगी खो देता है, उसका एक पुतला होता है, उसको लेकर उसके कान में कोई मंत्र पढ़कर उसके चारों तरफ, उस पुतले के चारों तरफ नाचते हैं, ठीक है। मतलब उसकी वाइफ नाचती है, इस टाइप से इनका कोई परंपरा होती है। तो सिद्धू जो सडीकू है वो यही करने लगी, और सिद्दी ये सब देख रही थी। और सिद्दी फिर क्या करती है, सिद्दी उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो सडीकू उसको बताती है कि जो मेरा हस्बैंड था बरूका, उसने अपनी मर्दानगी मैनहुड खो दिया है, ठीक है, ये बात उसको बताती है। तो सिद्दी तो हो जाती है खुश इस बात से बहुत ज़्यादा। अब आगे हम पढ़ लेते हैं, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको स्टोरी। नाइट की बात आती है, अब सीन चेंज होता है, आता है नाइट। सिद्दी sees Sadiku in the village square dancing and laughing around a statue of बरूका। मैंने अभी कहा स्टेटस बरूका के स्टैचू के चारों ओर घूमती है और डांस करती है जो सडीकू होती है, और सिद्दी इस चीज़ को देख रही होती है। When she demands to know what's going on, और वो सडूका से पूछती है कि ये क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। सडीकू confides the secret of ब्रोकाज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब होता है नापुसंगता, नामर्दानगी, ठीक है। तो जो सिद्दीकू का बताती है सिद्दी को सीक्रेट, किसका, ब्रोका का नापुसंगता का सीक्रेट बताती है। सेइंग शी फील्स विक्टोरियस दैट ही इज़ बीन स्कॉच्ड पुट आउट ऑफ सर्विस, और वो कहती है वो सर्विस से आउट हो गया है और अब मैं आज़ाद फील कर रही हूँ, ठीक है, विजयी फील कर रही हूँ, विक्टोरियस फील कर रही हूँ, जो है सडीकू ये कहती है, ठीक है।
entertained. Sidi decide to visit Baroka and mock his lost manhood despite Lacon's warning of the danger that Baroka represent. और वो सिदी जो है मजाक मतलब उसकी मजाक उड़ाने के लिए डिसाइड करती है कि मैं बरोका के पास जाऊंगी, ठीक है, और उसकी इस चीज़ का मजाक उड़ाऊंगी। एंड पर उसे ये बात भी ध्यान रहती है कि लकुनले था, ठीक है, उसने वार्निंग दी थी कि बरोका जो है एक डेंजर है, ठीक है, तो उसके पास जाती है और उसका मतलब मैनहुड वगैरह के बारे में पूछने के लिए और उसका मजाक उड़ाने के लिए। फिर क्या होता है, फिर देखते हैं वैन सीधी अराइव्स एट बरोकास प्लेस। बरोका के प्लेस पर जब वो पहुंचती है, ही इज़ रेसलिंग विद अ हायर्ड स्पोर्ट्समैन। अब वो रेसलर के साथ मतलब एक किराए के टट्टू को लेकर आ जाता है, मतलब वो खुद मतलब उसको पीटता है वो, और वो पिटता है, रेसलर जो होता है वो पिटता है क्योंकि वो किराए का रेसलर लाता है, इस वजह से कि सीधी इस चीज़ को देखकर खुश हो और वो मुझसे मेरे ओर आकर्षित हो जाए, ठीक है, कि मैं रेसलर को पीट रहा हूँ। इस टाइप से वो एक हायर किराए का एक रेसलर लेके आता है। At first, he pretends not to understand why Sidi would pay him an unannounced visit, but he eventually warms and welcomes her. पहले तो वे ये नहीं समझता कि सीधी अचानक उससे मिलने क्यों आई, लेकिन अंत में उसने उसका स्वागत करा, वेलकम करा। When the wrestler leaves, wrestler जब चला गया, Baroka shows Sidi a stamp maker he had built specially so he could start printing stamps in the village. जब वो रेसलर जो था वो जब चला गया तो बरोका सीधी को एक स्टैम्प मेकर दिखाता है जिसे उसने ख़ास तौर पर इसलिए बनवाया था ताकि वे गांव में स्टैम्प छापना शुरू कर सके। He talks eloquently to her about the future of the village and their impending union. यानी क्योंकि मतलब उसने उसको उम्मीद जगाई कि वह पहले स्टैम्प पर सीधी की ही छवि का इस्तेमाल करना चाहता है। वे गांव के भविष्य और उनके आसन्न मिलन के बारे में उसके जो भी वाकुपटुता से बात करता है वो, ठीक है। Sidi does not understand everything Baroka says, but she feels enamored मतलब मोहित फील कर रही थी वो ऑफ हिम ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस। यानी सीधी जो है बरोका की कही हर बात नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास के कारण वे उससे मोहित हो रही थी, ठीक है, मोहित मतलब उसके तरफ ढल रही थी वो उसकी बातें सुन के। शॉर्टली आफ्टर यानी कुछ समय बाद, लकुनला एंड सदीकू सी सीधी रशिंग थ्रू द विलेज स्क्वायर क्राइंग। कुछ समय बाद लकुनला और सीधी को गांव के चौराहा पर रोते हुए भागते हुए देखते हैं। वो सीन होने के बाद क्या होता है कि सीधी को देखा जाता है लकुनला और सदीकू के द्वारा एक चौराहे पर भागते हुए रोते हुए, ठीक है। सीधी भाग रही है जो उसके पास गई थी बेरुका के पास, ठीक है। सीधी अनाउंस दैट बेरुका रेप्ड हर, और सीधी बताती है कि घोषणा करती है कि बेरुका ने उसका बलात्कार कर लिया, क्योंकि वो उसके पास गई थी, हमने देखा था, है ना। तो वहाँ पर उसने बेरुका ने जो जाल बिछाया था कि मैं अपनी मर्दानगी खोने का एक नाटक करूँगा और वो मेरे पास आ जाएगी, मतलब सीधी, और फिर उसने ये सब कर लिया उसके साथ, रेप्ड हर। फिर उसके बाद क्या होता है, एंगर्ड गुस्से में लकुनला जो है मैंने बताया था कि प्रपोज भी करा था लकुनला ने सीधी को, और वो उससे शादी भी करना चाहता था, जो 23 ईयर्स ओल्ड एक बॉय था जो। लकुनला प्रोमिसेस टू मैरी सीधी एनीवे, पर गुस्से में जो लकुनला है वो सीधी से शादी करने का वादा करता है, इन पार्ट बिकॉज ही वॉन्ट हैव टू पे अ ब्राइट प्राइस फॉर अ स्पॉइल्ड वुमेन। लकुनला उससे शादी करने का वादा करता है आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे एक मतलब जो ये लड़की जो है स्पॉइल्ड लड़की बन चुकी है ये, है ना, तो जो ऐसी लड़कियों का इनको ब्राइट प्राइस नहीं देना पड़ता है, मतलब जो ट्रेडिशन था ऐसी गर्ल्स पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सीधी रशेस टू हर हाउस एंड पैक्स अप हर बिलोंगिंग्स, और फिर सीधी जो है अपने
घर भागती है और अपना सामान पैक करती है। ठीक है। She hands Lakunla the magazine photographs of herself and dispassionately invites him to her wedding। यानी जो है और अपना सामान पैक करती है और वे लाकुनला को अपनी पत्रिका की तस्वीर देती है, मैगज़ीन की फ़ोटो देती है और उसे अपनी शादी में आमंत्रित करती है। पर लाकुनला सोचता है कि ये मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, मतलब आमंत्रित कर रही है, तो वो ये कहता है कि मैं अपनी ही शादी में क्यों नहीं आऊँगा, क्यों मुझे इनवाइट कर रही हो। वो कंफ्यूज हो जाता है एक टाइप से। लाकुनला वंडर्स व्हाई ही शुड नॉट बी प्रेजेंट एट हिज ओवन वेडिंग। लाकुनला जो है उलझन में पड़ जाता है कि सोचता है कि उसे अपनी शादी में क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है। सीधी सेज दैट शी विल नॉट मैरी लैकुनला ही लिखा होगा, ये गलत हो गया, लैकुनले होगा। ठीक है। सिदी सेज दैट शी विल नॉट मैरी लैकुनले, यानी जो सिदी है वो कहती है कि मैं लैकुनले से शादी नहीं करूँगी। अब जो है ना सिदी के मन में ना हल्का सा लालच जागी गया है। जो बेरूका ने उसे स्टैम्प बताया था, स्टैम्प में तुम्हारा फ़ोटो होगा, है ना, बेरूका चीफ है, और इन सब चीज़ों का उसे लालच आ गया था कि मैं उसकी वाइफ बनकर राज करूँगी, है ना, क्योंकि वो भी गाँव का चीफ है और मैं उसकी फाइनल मतलब लास्ट वाइफ होंगी, तो मेरा रुतबा ज़्यादा होगा उन सब वाइफ्स के सामने और मैं राज करूँगी। इस टाइप से उसके मन में लालच आ गया था। और वैसे भी वो ट्रेडिशनल को फॉलो करती थी, पारंपरिक जो परंपरा थी उसको फॉलो करती थी, है ना। और लाकुनला था जो मॉडर्न टाइप का था। तो सिदी ने डिसाइड कर लिया है कि वो लाकुनला से शादी नहीं करेगी। वो शादी किससे करेगी? अब बेरूका से शादी करेगी जिसने उसका रेप किया था। ठीक है। The play ends with her walking to her wedding singing traditional Yoruba song with Sadiku। यानी सिदी कहती है कि वे लाकुनला से शादी नहीं करेगी। नाटक का अंत उसके सदीकू के साथ पारंपरिक योरुबा गीत गाते हुए अपनी शादी में जाने के साथ होता है। और शादी किसके साथ हुई है? उसकी बेरूका के साथ, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गई थी बेरूका से। अब तो ये थी यहाँ ये प्ले था ये। ठीक है। और इस टाइप से इस प्ले का एंड होता है। आई होप आप लोगों के समझ में आया हो। ठीक है। और MCQ क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो की जो मतलब इसके नोट्स और PDF आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। कॉन्सेप्ट और MCQ वाली दोनों ही PDF एक ही में होंगी। ठीक है। तो इस चैप्टर की एक ही PDF होगी, फुल PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, MCQ वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।